श्याम। आज हम लोग सीखेंगे केवल एक वीडियो में, इसी वीडियो में कि कुंडली देखना किस प्रकार से सीख सकते हैं कम समय में, बिल्कुल थोड़ा समय में। यह वीडियो मात्र 10 से 15 मिनट का बनने वाला है। 10 से 15 मिनट के अंदर यदि आप ध्यान से समझते हैं, सीखते हैं और नोट करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं तो आप कुंडली के रहस्य के बारे में समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूर्णतः आप ज्योतिर्विज्ञ ही हो जाएंगे, लेकिन लगभग 50% आप कुंडली किस प्रकार से देखा जाता है इस चीज़ को आप समझ जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और ध्यान से समझें और नोट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो यह समझ में आ जाएगा कि कुंडली किस प्रकार से देखा जाता है। मैं पूरी स्थिति को दर्शा रखा हूँ, पहले से ही लिखा हुआ है आपके सामने ब्लैक बोर्ड में। ये सब कुछ आवश्यकता पड़ता है हमको कुंडली, किसी भी कुंडली की संरचना को समझने के लिए। यह बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उसके बाद हम आपको कुंडली एक बना हुआ है, किसी की एक व्यक्ति कुंडली बना करके आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से कुंडली कोई भी देखा जाता है एक सामान्य तरीका से। यह आवश्यक नहीं है कि आप ज्योतिषी हैं, ज्योतिष में इससे पहले जानते हैं, बिल्कुल आप शून्य हैं ज्योतिष में, फिर भी यह वीडियो आपके लिए है। तो धैर्यपूर्वक समय देकर, थोड़ा समय देकर के यह जान लें कैसे व्यक्ति की कुंडली आप अध्ययन कर सकते हैं घर बैठे और कम समय में समझ सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम हमें जानना ये जरूरी होता है कि राशि कितनी होती है। सभी लोगों को पता है, अधिकतर लोगों को पता है कि राशि 12 होती हैं। क्रम से राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, ये क्रम है। ये नहीं कि मेष के बाद आप मिथुन, वृश्चिक, इस प्रकार से नहीं है, बिल्कुल क्रम है राशि का। जो इस क्रम है, इसी क्रम में आपको याद रखना है या कोशिश करना है कि याद रहे। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, यह क्रम से है। यदि मकर राशि है तो वो 10 नंबर राशि है, 10 नंबर का राशि है। यह भी समझना है आपको कि कौन सी राशि कितने नंबर की राशि है, यह याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है फिर भी यदि आप समझ रहे हैं तो समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैं आपके सामने लिख रखा हूँ पहले से। तो ये सारी राशियां हैं, सभी 12 राशि है और राशि के स्वामी होते हैं। प्रत्येक राशि के स्वामी फिक्स है, निर्धारित किए हुए हैं कि इस राशि के स्वामी ये ग्रह होंगे, इस राशि के स्वामी ये ग्रह होंगे। तो मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, ध्यान से समझें। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं, ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होंगे, बिल्कुल फिक्स हैं। जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं, आगे भी युग युगांतर चलेंगे, जन्म जन्मांतर चलेंगे। यही क्या, ये राशि के स्वामी कभी चेंज नहीं होते, कभी भी बदलते नहीं है, जो हैं वही रहेंगे। तो यह आपको याद करना चाहिए। प्रत्येक शुरुआत करने वाले ज्योतिषियों को, जो बिल्कुल ज्योतिष में प्रारंभ है, उनको ये राशि स्वामी याद होना चाहिए। वो भी कैसे, नंबर वाइज भी याद होना चाहिए। समझिए, बताते हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, सिंह राशि के स्वामी सूर्य, कन्या राशि के स्वामी बुध, तुला राशि के स्वामी शुक्र, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल, धनु राशि के स्वामी गुरु, मकर राशि के स्वामी शनि, कुंभ राशि के स्वामी शनि, ठीक है, और मीन राशि के स्वामी गुरु। यानी प्रत्येक ग्रह 2-2 राशि के स्वामी हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर। ये सूर्य चंद्रमा है ना, ये केवल एक एक राशि के स्वामी होते हैं, कर्क के चंद्रमा और सिंह के सूर्य। इसके अलावा जितने भी ग्रह हैं ये सभी के सभी 2-2 राशि के स्वामी हैं। यहाँ समझ लेते हैं, मैं संख्या में भी लिख रखा हूँ आप लोगों के लिए। राशि स्वामी, ठीक है, याद ऐसे ही करना है। देखिए हेडिंग लिखा है, ऐसे याद करें। इस प्रकार से राशि के स्वामी आपको याद रखने हैं। उंगली पे जल्दी अगर अच्छी तरह से याद कर रहे हैं, 10 मिनट देंगे आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी थोड़ा सा माइंड लगा लीजिए तो आप माइंड में बैठा लिए 5, 7, 10 मिनट का काम है ये याद करना राशि स्वामी। और कुंडली देखने के लिए राशि स्वामी याद होना अति आवश्यक है। चलिए समझते हैं। राशि स्वामी 1, 8 मंगल। कैसे? 1 मतलब मेष का मंगल और 8 मतलब वृश्चिक का मंगल है। 8 और 1 के स्वामी कौन है? मंगल। 2, 7 के स्वामी शुक्र। ध्यान समझिएगा, 2 मने वृष के शुक्र, 7 तुला के शुक्र हैं, तो 2 और 7 के शुक्र हो गए। 3, 6 के बुध। ध्यान समझिए, 3, 6 के बुध। 3 मतलब मिथुन के बुध और 6 मतलब कन्या के बुध, ठीक है। 4 के चंद्रमा। चंद्रमा एक ही राशि के स्वामी होते हैं, तो 4 के चंद्रमा और 5 के सूर्य। 1, 8 मंगल, 2, 7 शुक्र, 3, 6 बुध, 4 के चंद्रमा, 5 के सूर्य।
9 12 गुरु 10 11 शनि। एक पोयम बना लीजिए आप कविता के जैसे, कैसे? 1 8 मंगल 2 7 शुक्र 3 6 बुध 4 चंद्रमा 5 सूर्य 9 12 गुरु 10 11 शनि। बस राशि स्वामी याद हो गए, और राशि स्वामी याद हुए समझ लीजिए आपको 20% आप ज्योतिष को समझने लग जाएंगे, अगर राशि स्वामी क्रम से याद है तो, संख्या के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं। राशि स्वामी आपको समझ में आ गया होगा, फिर एक बार समझ लेते हैं कि 1 8 मंगल यानी 1 नंबर राशि यानी मेष, 8 नंबर राशि मतलब वृश्चिक, इन दोनों राशि स्वामी कौन है? मंगल है। 1 8 मंगल 2 7 शुक्र, 2 मतलब वृष, 7 मतलब तुला, तुला और वृष राशि के स्वामी कौन है? शुक्र। फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको। 3 6 के बुध, 3 मतलब मिथुन, 6 मतलब कन्या, 3 और 6 राशि के स्वामी बुध होते हैं। 4 के चंद्रमा होते, चंद्रमा और सूर्य यह एक एक राशि के ही स्वामी होते हैं। इसके अलावा जो और ग्रह 5 बचे, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, ये सब 2 राशि के स्वामी होते हैं। और राहु केतु जो है वो किसी भी राशि के स्वामी नहीं होते हैं। ठीक है, तो 10 11 शनि, शनि तो वैसे भी 10 11 के हैं, पास पास में ही, 9 12 गुरु हो गए। चलिए ये आपको समझ में आ गया, ये पहला स्टेप है कुंडली देखने के लिए, सर्वप्रथम स्टेप है, पहला कदम है, तो ये याद होना चाहिए। अभी आपको याद होगा, किसी व्यक्ति को याद होगा, किसी को नहीं याद होगा, तो कोई बात नहीं, आप याद कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी ये समझ में आएगा। मैं कह रहा हूँ कि आप धैर्यपूर्वक वीडियो में बने रहिएगा। केवल 10-15 मिनट का जो वीडियो है, इसमें आपको संपूर्ण कुंडली का समझ में आ जाएगा, किस प्रकार से देखा जाता है। साधारणतः आप फलादेश भी बताने लग जाएंगे। चलिए देखते हैं, अब इस बात को समझते हैं। किसी जातक की जब कुंडली आप देखते हैं तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से देखिए, खाली है, ये समझ लेते हैं। तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। 12 खाने होते हैं जिसको भाव कहते हैं, भाव या घर, हाउस कुछ कह लीजिए। इंग्लिश के ज्योतिष जो होते हैं वो हाउस बोलते हैं, हम लोग भाव बोलते हैं, वैदिक परंपरा वाले हैं तो भाव बोलते हैं। घर भी बोल सकते हैं, खाना भी बोल सकते हैं, कोष्टक बोल सकते हैं, लेकिन भाव बोलने में अच्छा लगता है, ये संस्कृत हिसाब से अच्छा लगता है, वैदिक हिसाब से। तो ये कुल मिला के ये जो भाव हैं, ये खाने जो कोष्टक हैं 12 होते हैं, प्रत्येक कुंडली में 12 होते हैं, होरा कुंडली छोड़ करके। अब होरा कुंडली क्या है हम विशेष बता देते हैं, ये मैं इसलिए बोल दिया होरा कुंडली कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे होंगे ज्योतिष के जानकार, वो कहेंगे कि प्रत्येक कुंडली में कहाँ 12 भाव होता है, इसलिए मैं बता दिया कि होरा कुंडली को छोड़कर उसमें 2 ही भाव होते हैं। ऐसे कुंडली अधिकतर लग्न कुंडली जब बनाएंगे आप तो ऐसे ही कुंडली मिलते हैं जिसमें 12 खाने होते हैं। आप ये समझ लो कि प्रत्येक कुंडली में 12 खाने होते हैं, आप ये माइंड में रखो, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपका प्रारंभिक है, हम प्रारंभिक के हिसाब से बता रहे हैं। देखेंगे प्रत्येक व्यक्ति इसको, लेकिन मैं इस प्रकार बता रहा हूँ कि जो प्रारंभिक वाले व्यक्ति देखें, ज्योतिषी देखें, ज्योतिष के इच्छुक व्यक्ति देखें, उनको अच्छी तरह से समझ में आए कि ये प्रारंभिक है, उनके ऊपर से नहीं जाना चाहिए। मैं यही सोच कर ये वीडियो बना रहा हूँ। ये इस प्रकार के संरचना होती किसी की कुंडली की भी, ठीक है। तो मैं इस प्रकार संरचना यह है। अब प्रत्येक जो खाना है, अब गिनती भी तो होगा ना, कहाँ से गिनना प्रारंभ करें। जैसे यहाँ है, यहाँ से प्रारंभ करें, यहाँ से प्रारंभ करें, यहाँ से प्रारंभ, कहाँ से 1 नंबर है। आज कोई तो 1 नंबर होगा खाना जहाँ से गिनना स्टार्ट होगा, कोई तो होगा, तो वो यहाँ दर्शाया हुआ है आपके सामने कि कौन सा खाना कितने नंबर है, कौन सा भाव। अब भाव बोल लेते हैं, थोड़ा एडवांस समझिए। अब 2-3 मिनट हो गया खाना खाना बोलते हुए, अब भाव बोलते हैं, अब समझने के लिए। भाव मतलब यह घर, यह कोष्टक, भाव बोलते हैं। ये जो है कौन सा भाव है? प्रथम भाव। गिनती कहाँ से प्रारंभ होगी? किसी भी कुंडली का जो ऊपर का भाव है, यह प्रथम भाव, ऊपर का कोष्टक जो है प्रथम है, इसमें भी है प्रथम भाव, ठीक है। मैं खाली भी समझा रहा हूँ, भरा हुआ जो लिखा वो भी समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो ये प्रथम है, ये भाव है, कैसे? ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है, ये तृतीय भाव है, ये चतुर्थ भाव है, ये पंचम भाव है, ये षष्ठ भाव है, ये सप्तम। एक गिनती चल रहा है, 1 2 3 4 5, मैं संस्कृत में लिख रखा हूँ, आप लोग पहले हिंदी में समझिए फिर संस्कृत में भी बताएंगे कैसे लिखा हो। 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल मिला कितने भाव हो गए? 12 भाव। प्रत्येक कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 हाउस होते हैं, 12 घर होते हैं, 12 खाने या 12 कोष्टक होते हैं, ठीक है। तो गिनती कहाँ से प्रारंभ होगी? यहाँ ऊपर से। कुंडली का सबसे ऊपर वाला जो खाना है ये पहला भाव है। ये कौन सा है? पहला भाव है। ध्यान समझिए, ये पहला भाव है, दूसरा भाव है, तीसरा भाव है, चौथा भाव है, पांचवा भाव। अब भाव पंचम कह लेते हैं तो अच्छा लगता है,
पांचवा छठा कहने में उतना अच्छा वैदिक परंपरा के अनुसार बढ़िया नहीं लगता है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश, कुल मिला कितने भाव हो गए? 12। 12 हाउस, 12 घर होते हैं पूरे कुंडली में। ये समझ में आ गया कौन से भाव कौन से होता है? सब नोट करिएगा महाराज, तभी समझ में आएगा। अगर नोट नहीं करेंगे तो बस एक बार देख लिए, बस यहाँ से उड़ जाएगा। नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की वीडियो और भी आपके लिए, आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। जो अच्छे ज्योतिषी हैं उनके लिए सरलतम सूत्र लाएंगे, और जो प्रारंभिक है उनके लिए, प्रारंभिक वालों के लिए भी हम प्रयास करेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि आपके लिए नित्य एक वीडियो हम चैनल पर डालते रहें। चलिए समझते हैं। ये भाव सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश और द्वादश, कुल मिला कितने भाव हो गए? 12 भाव। अब समझते हैं आगे। तो ये छोटे से इस बात को भी समझ लें, ये क्या लिखे हैं। अब ग्रह के बारे में समझते हैं कि कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से ग्रह पाप होते हैं। पाप या क्रूर कह लीजिए, पाप नहीं कहते हैं, क्रूर कह लेते हैं, अच्छा लगेगा। तो पाप में थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए क्रूर कहते हैं, माने क्रूर स्वभाव के, क्रोधी स्वभाव के। कौन कौन से ग्रह हैं समझते हैं। सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये थोड़ा सा क्रूर स्वभाव के हैं, क्रोधी ग्रह हैं, इसलिए इनको क्रूर ग्रह कहते हैं। कोई कोई पाप ग्रह भी कहते हैं। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, या पाप ग्रह या क्रूर ग्रह। तो क्रूर ग्रह हमने लिखा है सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। ये सब कुछ याद करना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे आप। और इस वीडियो की 1-2 बार देखेंगे ना, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, पूरी कुंडली के रहस्य समझ में आ जाएगा 50%। और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। शुभ ग्रह बुध, शुभ ग्रह कौन है? बुध, मंगल, मंगल नहीं है, बुध और चंद्रमा, ये गलत लिखे हुए हैं, चंद्रमा, बुध, चंद्रमा, गुरु और शुक्र, ये कितने हैं? 4 ग्रह। ये कौन कौन है? ये शुभ ग्रह। ध्यान दीजिएगा, बुध, चंद्रमा, गुरु और शुक्र, बुध, चंद्रमा, गुरु और शुक्र, बुध, चंद्रमा, गुरु और शुक्र, ये 4 ग्रह शुभ ग्रह कहलाते हैं। इनके अंदर निसर्गता, शुभता है, यानी ये शुभ हैं, अच्छे हैं। ठीक है। अब बुध में, चंद्रमा में थोड़ा सा वो है, मंतव्य है, अपवाद हो जाता है। क्या? यदि व्यक्ति का जन्म अमावस्या के आसपास होता है ना, यानी चंद्रमा कुंडली में क्षीण होते हैं, तो आप लोग अभी मत समझो कि क्षीण, क्योंकि ज़्यादा लेवल ऊपर हो जाएगा। तो आप ये समझो कि चंद्रमा और बुध शुभ होता है। बुध की भी कहा जाता है कि पाप ग्रह के साथ हो तो अशुभ फल देता है। ये सारी बातें आगे की सीजन में समझेंगे, अगले इसमें वीडियो में, क्योंकि अभी आपको हम ज़्यादा समझाएंगे तो अपना जो मोटिव है, जो उद्देश्य है इसमें समझाना, वो नहीं समझ पाएंगे आप। ठीक है, तो समझते हैं शुभ ग्रह। आप ये समझो कि शुभ ग्रह हैं बुध, चंद्रमा, गुरु और शुक्र। टेंशन हटा दो कि कैसे क्या है, जो लिखा है अभी आप समझ जाओ। अभी आप समझ जाएंगे जो चीज़, फिर बाद में हम इसको और भी क्लियर करेंगे। जिस प्रकार से आपका लेवल ऊपर उठता जाएगा, उस प्रकार से आप बढ़ते चले जाएंगे। तो बुध, चंद्रमा, गुरु और शुक्र, ये क्या है? शुभ ग्रह है। पाप और क्रूर ग्रह कौन कौन है? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये क्या है? पाप ग्रह कह लीजिए, क्रूर ग्रह कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। अब ये भाव भी समझ में आ गया आपको, राशि के स्वामी भी समझ में आ गए, ग्रह, पाप ग्रह, शुभ ग्रह कौन है ये भी समझ में आ गया आपको। अब आगे समझते हैं कि किस भाव से क्या देखा जाता है, अर्थात किस खाने से, किस कोष्टक से क्या देखते हैं, हमारे जीवन में क्या घटित हो रहा है, किस भाव से क्या देखेंगे, ये समझते हैं। ये आपके सामने है प्रथम भाव, है ना, ये प्रथम भाव बताए थे आपको कि ये प्रथम भाव है, पहला ऊपर वाला। ये प्रथम भाव से क्या देखते हैं? तन और शरीर। तन और शरीर बात एक ही है, मतलब अपना शरीर, जिसकी कुंडली है उसका शरीर देखना है प्रथम भाव से। कैसे देखना अभी आगे समझेंगे, केवल जितना मैं समझा रहा हूँ उतना ही समझिए, अभी और भी आगे समझाएंगे। अभी बस माइंड में रखिए कि प्रथम भाव से तन शरीर देखते हैं, इसके अलावा कुछ मत समझिए, और अगर ज़्यादा सोचने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए प्रथम भाव से केवल आप ये समझो कि प्रथम भाव से तन और शरीर देखा जाता है, बस। द्वितीय भाव से क्या देखते हैं? धन और रिश्तेदार। रिश्तेदारों की स्थिति देखी जाती है कि आपके जीवन में आपके कुटुंबी जन सहायता करेंगे, नहीं करेंगे, रिश्तेदार आपके अच्छे होंगे, खराब होंगे, आपके सहयोग करने वाले होंगे, या फिर बिल्कुल सम रहेंगे, क्या स्थिति रहेगी रिश्तेदारों की, आपका उनके साथ किस प्रकार से संबंध रहेगा, ये सारी बात द्वितीय भाव से देखते हैं। कैसे देखते हैं? फिर से मैं कह रहा हूँ कैसे देखते हैं, ये माइंड अभी नहीं लगाना, बस यह समझिए कि द्वितीय भाव से देखते हैं। और कैसे देखते हैं अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। धन भी देखते हैं, संचित धन कहा जाता है यहाँ पे, मतलब आपके पास बैंक बैलेंस, इकट्ठा किया हुआ धन कितना रखेंगे आप, किस प्रकार से संचित करेंगे, नहीं करेंगे, वो सारी बात
द्वितीय भाव से ही देखते हैं, रिश्तेदार भी और धन भी देखते हैं। तृतीय भाव पराक्रम और भाई का विचार है। तृतीय भाव से इससे देखिए लिखा है ना, भाई का और पराक्रम का। आपके भाई साहब कैसे होंगे, भाई बहन कैसे होंगे, अच्छे होंगे बुरे होंगे, उनसे आपकी बनेगी नहीं बनेगी, किस प्रकार से स्थिति रहेगी उनकी, उनका स्थिति कैसा रहेगा, उनके साथ आपका लगाव कैसा रहेगा, ये सारा विचार किससे करते हैं? तृतीय भाव से करते हैं, पराक्रम भाव से करते हैं। ठीक है। अब और भाई का और पराक्रम, आप साहसी रहेंगे, पराक्रमी रहेंगे, या किसी चीज़ से तुरंत डर जाने वाले होंगे, जिसको कहते हैं डरपोक टाइप के रहेंगे। ये सारी बात कहाँ से विचार करते हैं? तृतीय भाव से। चतुर्थ भाव से क्या विचार करते हैं? चतुर्थ भाव से माता की स्थिति, आपके जीवन में माता का कितना इंपॉर्टेंस है, माता जी की स्थिति आपके जीवन, माता का कितना सुख है आपके जीवन में, ये सारा का सारा विचार चतुर्थ भाव से करते हैं। और अपना सुख, जीवन में शारीरिक सुख कैसा रहेगा, आप सुखी रहेंगे, मन शांत रहेगा, मतलब आपकी स्थिति सारी और माता की स्थिति, दोनों की स्थिति चतुर्थ भाव से देखते हैं। ठीक है। अभी यही समझिए, चतुर्थ भाव से घर का विचार भी करते हैं, आपका घर कैसा होगा, घर के आदमी कैसे रहेंगे, घर में कैसा स्थिति बनेगा आपका, बनेगा नहीं बनेगा, वाहन भूमि जायदाद जमीन आदि का विचार चतुर्थ भाव से ही करते हैं। अब पंचम भाव देखते हैं, विद्या और पंचम भाव का विचार करते हैं। पंचम भाव जो है वो विद्या और संतान का है। षष्ठ भाव रोग का, शत्रु का, आपके जीवन में कितना रोग है होगा, कौन कौन सा रोग होगा, शत्रु कैसे होंगे, मजबूत होंगे या फिर आपसे हारने वाले होंगे, आपको हराने वाले होंगे, ये सारा विचार षष्ठ भाव से करते हैं। विवाह का विचार सप्तम भाव से, विवाह होगा नहीं होगा, विलंब से होगा, देरी से होगा, विवाह के बाद कहीं तलाक वलाक तो नहीं हो जाएगा, तलाक या फिर जिसको डिवोर्स करते हैं वो तो नहीं हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन खराब तो नहीं होगा, ये सारा विचार किससे करते हैं? सप्तम भाव से करते हैं। अष्टम भाव से क्या? आयु का विचार करते हैं, आयु मृत्यु, यानी कि आपकी आयु कितनी। अष्टम भाव से आयु का और मृत्यु का विचार करते हैं कि आपका मृत्यु किस स्थान पे होगा, कितनी उम्र में होगा आपकी मृत्यु, ये सारा विचार अष्टम भाव इससे विचार करते हैं। अष्टम भाव है ना, ये अष्टम भाव से विचार करते हैं। नवम भाव है, धर्म और भाग्य का विचार करते हैं। क्या? धर्म और भाग्य का विचार करते हैं, यानी आप अपने जीवन में कितना धर्म करेंगे और आपका भाग्य कितना आपका साथ देगा, इसका विचार नवम भाव से करते हैं। अब दसम भाव से क्या करते हैं? दसम भाव से करते हैं पिता का और कर्म की स्थिति का विचार। आपके पिताजी की स्थिति क्या रहेगा, आपके साथ मनमुटाव तो नहीं रहेगा, कैसा लगाव रहेगा, आप कर्म क्या करोगे, नौकरी करोगे, व्यवसाय करोगे, ये सारा विचार दसम भाव से करते हैं। लाभ, आपके यहाँ रेगुलर लाभ किस चीज़ से आएगा, कौन सा कार्य करें जिससे आपको रेगुलर लाभ आता रहे, आय आता रहे, इसका विचार एकादश भाव से करते हैं। और द्वादश भाव खर्च का है, जो द्वादश भाव है ना वो खर्च का, व्यय का, इसे इन्वेस्टमेंट का भी है और फालतू खर्च का भी है। ठीक है, ये द्वादश भाव खर्च का है। तो तीन भाव कुंडली का जो होता है उसको अशुभ भाव कहा जाता है। कौन कौन सा भाव है? एक छठा भाव है ना, षष्ठ भाव, जहाँ रोग शत्रु देखते हैं ये वाला, आयु और मृत्यु देखा जाता है ये वाला, और खर्च का भाव, यानी कि 6, 8, 12, 6 षष्ठ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव मिलाते रहिए। ये द्वादश भाव, अष्टम भाव और षष्ठ भाव, यह कुंडली का अशुभ भाव माना जाता है। ठीक है। अब देखिए कुंडली किस प्रकार से किसी व्यक्ति का बनता है। जैसे इस प्रकार से कुंडली बना हुआ है तो कुछ अंक लिखे हुए रहते हैं यहाँ पे। जैसे हम 8 से प्रारंभ करते हैं, कहीं से भी प्रारंभ हो सकता है। प्रथम भाव में कोई भी संख्या लिखी हो सकती है, 1 से लेकर के 12 तक, 12 राशि होती, कोई भी लिख सकती है। तो 8 नंबर लिखा हुआ है तो ये 8 मान देंगे। ये कुंडली 8 मतलब वृश्चिक लग्न की है, वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न की है। ठीक है, 8, फिर इसके बाद क्रम से लिखा रहेगा। अब देखिएगा किसी कुंडली ऐसी रहती है 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 के बाद 1 प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये किसी व्यक्ति की कुंडली मान लीजिए। ठीक है, और अब देखते हैं कि किस भाव में कौन से ग्रह बैठे। सूर्य, शनि, मंगल, ये सब पाप ग्रह हैं, और शुभ ग्रह हैं बुध, चंद्रमा, गुरु, शुक्र। ठीक है, जिस जातक के शुभ ग्रह जिस भाव में बैठे होंगे उस भाव से संबंधित अच्छा फल करते हैं। जैसे सूर्य, किसी के सूर्य कहाँ बैठ जाए? लग्न में बैठ जाए, यानी कि प्रथम भाव में बैठ जाए। सूर्य क्या है? पाप ग्रह है। तो सूर्य प्रथम भाव में बैठ गए पाप ग्रह, तो उसको किससे परेशानी देंगे? तन से, शरीर से। इसके शरीर में किसी न किसी प्रकार कोई कष्ट बना रहेगा। मान लेते हैं मंगल किसी के तृतीय भाव में बैठ जाए, यहाँ बैठ जाते हैं मंगल,
यहाँ उच्च के हो गए, उच्च के आदि में अगले सत्र में बताएंगे। और एक वीडियो बना चुके हैं हम उच्च आदि के, कैसे ग्रह उच्च के होते हैं, बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, उच्च के हो गए तो यहाँ मंगल बैठ गए तृतीय भाव में, तो इसको किससे संबंधित, पाप ग्रह है। यदि पाप ग्रह किसी भाव में बैठते हैं तो उस भाव से जो चीज़ देखा जाता है उस चीज़ में परेशानी करेंगे। तो तृतीय भाव से भाई का स्थिति देखा जाता है तो भाई के लिए दिक्कत है, भाई से मनमुटाव रहेगा। यानी पाप ग्रह यदि किसी भाव में बैठते हैं ना तो उस भाव से जो देखा जाता है उस चीज़ में कमी कर देंगे, उस चीज़ के लिए दिक्कत करेंगे। ठीक है, इस प्रकार समझिए। और बहुत कुछ है, केवल यही फलादेश नहीं है कि शुभ पाप ग्रह जिस भाव में बैठ गए उससे संबंध दिक्कत करेंगे, लेकिन यह एक सामान्य तौर पे आप किसी का फलादेश कर सकते हैं। किसी का मान लीजिए पाप ग्रह बैठा हुआ है, यहाँ पे शनि बैठ गए किसी के यहाँ पे पंचम भाव में, तो विद्या संबंधित, संतान से संबंधित, क्योंकि विद्या और संतान पंचम भाव से देखते हैं, और पाप ग्रह बैठ गए पंचम भाव में तो विद्या में रुकावट आएगी, पढ़ने लिखने में मन नहीं करेगा, मन नहीं लगेगा, और संतान में दिक्कत होगी, संतान का पूर्णतः सुख नहीं प्राप्त हो सकता। क्यों? क्योंकि संतान भाव में पाप ग्रह बैठे हुए। तो इस प्रकार से आप किसी को धीरे धीरे बता सकते हैं कि इस प्रकार से फलादेश के लिए बहुत कुछ अध्ययन करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूर्णतः फलादेश यही है, ये बिल्कुल प्रारंभिक बेसिक है। ये जो फलादेश में आपको, ये बिल्कुल बेसिक है। धीरे धीरे इस प्रकार से अगर स्टार्ट करते हैं तो आप अवश्य आगे चल करके एक सुयोग ज्योतिषी रहेंगे। यदि आपको इस प्रकार से वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। किसी प्रकार कोई दिक्कत हो बताएं, तुरंत सॉल्व होगा आपकी बात। राधे श्याम।